हेलो एवरीवन, वेलकम टू नक्शावाला एन आर्किटेक्ट एंड इंटीरियर डिजाइनिंग फर्म। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज के टाइम पे स्पेस की काफी प्रॉब्लम है और जो लैंड की जो प्राइस है वो काफी हाई है। तो हम सभी के पास में जो भी लिमिटेड लैंड अवेलेबल है, हम चाहते हैं कि उस पे मैक्सिमम से मैक्सिमम हम कंस्ट्रक्शन करें और अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करें। तो जब अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने की बात आती है या फिर कुछ उसी जगह में हम लोग जो है कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन करने की बात करते हैं, तो हम लोग बात निकल के आती है सबसे पहले क्या, बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब हम सभी जो है बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, उसके मल्टीपल पर्पस होते हैं। कुछ लोग आपका बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, कुछ लोग जो है आपका एज ए स्टोर रूम जो है उसका कंस्ट्रक्शन करते हैं, कुछ पार्किंग यूटिलाइजेशन के लिए जो है आपका बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं, और कुछ कमर्शियल एक्टिविटी करने के लिए कोई वेयर हाउस टाइप या कुछ शोरूम या फिर कोई फैक्ट्री इंस्टॉलेशन के लिए हम लोग जो आपका बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम पे क्या है कि हमें ये तो पता है कि हमें बेसमेंट कंस्ट्रक्ट करना क्यों है, लेकिन कंस्ट्रक्शन करना कैसे है ये हमें नहीं पता होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद में जो हमारा बेसमेंट है वो हमारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर पाता, या तो वहां पे स्पेस जो यूटिलाइजेशन होना चाहिए वो स्पेस हम प्रॉपर यूटिलाइज नहीं कर पाते हैं, या फिर जो है वो आपका फंक्शनल ही नहीं रह पाता है जो पर्पज के लिए हम लोगों ने उसको बनाया है। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा कि जब भी आप अपने घर के अंदर बेसमेंट बना रहे हैं तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको याद रख के ही अपने बेसमेंट को बनाना चाहिए, ताकि जिस पर्पज के लिए आप बेसमेंट बना रहे हो वो पर्पज आपका लाइफ लॉन्ग फुलफिल होता रहे और वो वहां पे आपका पैसा और आपका जो स्पेस है वो ब्लॉकेज ना हो जाए। तो जब भी आप बेसमेंट बनाए तो सबसे पहला और सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको याद रखना है वो है आपका बेसमेंट की हाइट। बेसमेंट की हाइट का जब इशू आता है तो हम लोग जो है आपका सबसे पहले हमें सोचना चाहिए कि हम जो बेसमेंट है वो आपका किस पर्पज के लिए बना रहे हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती जो करते हैं, बेसमेंट बनाते टाइम जो है बेसमेंट की हाइट जो है बहुत ही कम ले लेते हैं। ठीक है, लेकिन क्या होता है कि जब लाइफ टाइम उसको हम लोग यूज करते हैं तो हम उसको मल्टीपर्पज यूज नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हमारी हाइट उतनी नहीं है जितनी हाइट हमें रिक्वायरमेंट है। जनरली जब भी आप बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन कराएं तो 8 फीट से लेके 12 फीट तक जो है आप हाइट जो है अपने बेसमेंट की रखें। अगर आपको सिर्फ पार्किंग पर्पज के लिए अपना बेसमेंट यूज करना है तो फिर 8 फीट हाइट जो है वो सफिशिएंट है। ठीक है, लेकिन अगर आपको रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल पर्पज के लिए जो है आपको यूज करना है अपने बेसमेंट को, तो आपके बेसमेंट की हाइट जो है 10 फीट या फिर उससे ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले अपना पर्पज डिसाइड करें कि आपको बेसमेंट किस पर्पज के लिए आप यूज करें, देन उसके बाद में जो है आप हाइट जो है 8 फीट से लेके 12 फीट तक उसको यूज करें। ठीक है, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पॉइंट निकल के आता है वो आता है आपका जो बेसमेंट होता है उसकी चारों साइड की जो वॉल होती है, जिसको हम लोग जो आपका टेक्निकल टर्म्स के अंदर आपका रिटेनिंग वॉल्स बोलते हैं। ठीक है, अक्सर क्या होता है कि हम लोग जो है आपका ड्राइंग्स, मोस्टली इंडियंस क्या होते हैं कि वो ड्राइंग्स किसी आर्किटेक्ट से, किसी सिविल इंजीनियर से ड्राइंग नहीं बनवाते हैं, अपने लोकल ठेकेदार से ही अपना जो घर है उसका कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो टेक्निकल वहां पे जो रिक्वायरमेंट है वॉल कंस्ट्रक्शन करने की वो हम नहीं करते हैं, और हम क्या करते हैं कि 9 इंच की जो है ब्रिक की वॉल्स का कंस्ट्रक्शन कर देते हैं। ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसकी वजह से क्या होता है कि कुछ टाइम के बाद में या तो आपके बेसमेंट में सीलन आनी स्टार्ट हो जाएगी या फिर आपकी जो वॉल्स है उस पर क्रैक आने स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि साइड में जो आपने बैक फिलिंग किया हुआ, जो मिट्टी की फिलिंग की हुई है, उसका जो प्रेशर उस पर पड़ेगा, जिसकी वजह से आपकी जो वॉल्स है उस पर क्रैक आने स्टार्ट हो जाएंगे, या फिर बरसात के टाइम पे क्या होगा कि जो सॉइल के थ्रू जो है आपका पानी जो है अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो जब भी आप अपनी वॉल का कंस्ट्रक्शन कराएं तो आरसीसी की वॉल जरूर कंस्ट्रक्शन करवाएं। जनरली जो है अगर आपके बेसमेंट की हाइट जो है, मतलब जो आपके वॉल की हाइट जो है जमीन के नीचे अगर आपकी कम जा रही है तो आप 4 इंच या फिर 5 इंच वॉल लीजिए। अगर आपकी हाइट जो है ज्यादा है तो आप 6 इंच से कम जो है बिल्कुल भी आरसीसी की वॉल ना करें, और उसके अंदर आपका कम से कम जो सरिया, जो रेनफोर्समेंट यूज करनी है वो 10 mm की बार यूज करनी है। और अगर आपको लग रहा है कि कुछ ज्यादा हैवी लोड है तो आप जो है 10 और 12 mm का भी कॉम्बिनेशन जो है यूज कर सकते हो। इसके अलावा आपको क्या करना है कि अंदर की साइड पे आपको जो है एक ब्रिक की वॉल जो है 4.5 इंच की जरूर कंस्ट्रक्ट करवानी है। इसका पर्पज क्या है? इसका पर्पज ये है कि अगर आप इलेक्ट्रिकल स्विचेस वगैरह या फिर कुछ प्लम्बिंग वगैरह की फिटिंग आपको करानी है तो आपको अपनी आरसीसी वॉल को कट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आरसीसी वॉल को कट करना काफी डिफिकल्ट होता है। तो आप जो है उसमें जो 4 इंची की अंदर की साइड से ब्रिक वर्क करोगे उसको कट करना थोड़ा ईजी होता है, तो उसमें आप अपनी इलेक्ट्रिकल्स, प्लम्बिंग के स्विचेस वगैरह की फिटिंग्स जो है आप आसानी से कर सकते हैं। तो इसलिए जब भी कंस्ट्रक्शन करवाएं तो वॉल्स जो है हमेशा आरसीसी की ही रखें, ब्रिक्स की वॉल बिल्कुल भी ना बनाएं। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, अक्सर जिसको हम लोग नेग्लेक्ट करते हैं और उसमें हम लोग जो एक तरीके से उसको वेस्टेज की तरह देखते हैं कि यार इसमें तो मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, वो है आपका वाटरप्रूफिंग। तो जब भी अपने बेसमेंट की आप वॉल्स बनाएं तो मिट्टी फिलिंग करने से पहले आप
पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड। पॉजिटिव साइड आपकी कौन सी है कि जिस साइड में आपकी फीलिंग हो रही है, मतलब आउटर फेज होता है, और नेगेटिव साइड जो आपका अंदर की साइड है। तो हमेशा दोनों साइड पे जो है आप अपने बेसमेंट की वाटर प्रूफिंग जो है वो आपका जरूर कराएं। क्योंकि क्या होता है कि कुछ साल के बाद आपने देखा होगा, ये चीज आपने प्रैक्टिकली भी काफी जगह पे नोटिस किया होगा, कुछ साल के बाद जो है आपका जो बेसमेंट की वॉल्स होती है उस पर सीलन आना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ साल तो बहुत दूर की बात है, हम लोगों ने तो कई साइटें ऐसी देखी है कि जिनको बने हुए ही सिर्फ आपका कुछ टाइम ही हुआ है, मुश्किल से कुछ मंथ ही हुए हैं, और उनकी वॉल्स पे जो है आपका सीलन आना स्टार्ट हो गया है। तो ये सबसे क्यों होता है, ये इसलिए होता है क्योंकि बरसात के टाइम पे क्या होता है कि वाटर लॉगिंग होती है, जो आपकी सॉइल होती है उसके अंदर आपका मॉइस्चर आती है। अब वो जो सॉइल के अंदर मॉइस्चर्स है वो आपकी वॉल्स के थ्रू जो है आपके बेसमेंट के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से जो है आपकी बेसमेंट में सीलन आने लगती है। और सीलन एक ऐसी बीमारी है, अगर एक बार वो आ गई तो जिंदगी भर जाने वाली नहीं है। उसको आप पहले से ही उसकी तैयारी करके चलें, बेसमेंट में जो है आप वाटर प्रूफिंग करा के चलें। आज के टाइम में बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो आपको गारंटी देती हैं 8 साल, 10 साल, 15 साल की, आपको वो रिटर्न के अंदर गारंटी देंगे कि आपके घर के अंदर सीलन नहीं आएगी। तो ऐसी किसी कंपनी को हायर करके जो है आप अपने घर में जब भी बेसमेंट बनाएं उसमें जो है आप वाटर प्रूफिंग जरूर कराएं। इसके बाद जो आपका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है कि हम लोग जो है बेसमेंट के अंदर कोई भी प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम जो है वो नहीं यूज करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार बेसमेंट के अंदर ड्रेनेज की क्या जरूरत है। बेसमेंट के अंदर ड्रेनेज की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। पहली रिक्वायरमेंट तो ये होती है कि अगर बाई चांस किसी इमरजेंसी केस में कोई भी कारण हो सकता है कि आसपास आपके फ्लडेड एरिया हो गया, फ्लड आ गई, या फिर कोई आपकी लाइन है वो लीकेज हो गई पानी की, जिसकी वजह से आपके बेसमेंट में पानी भर गया, तो उसको बाहर निकालने के लिए जो है आपका एक पंपिंग स्टेशन, एक पंपिंग जो है सेटअप वहां पे होना चाहिए। जनरली हम लोग क्या करते हैं कि एक वेल कंस्ट्रक्ट करते हैं जिसको हम लोग संप बोलते हैं। ठीक है, बेसमेंट के अंदर क्या होता है कि ड्रेन्स बनाते हैं, उन ड्रेन्स का स्लोप जो है उस संप के अंदर जाता है, और उस संप के अंदर आपका एक मोटर रखा होता है। जैसे ही आपका वाटर लॉगिंग होती है आपके बेसमेंट के अंदर में, हम उस पंप को ऑन कर देंगे तो जितना भी आपका बेसमेंट के अंदर पानी भरा हुआ है वो पानी आपका ड्रेन आउट हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बेसमेंट को कमर्शियल पर्पज के लिए यूज करें और वहां पे पानी की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, या फिर हम लोग जो है आपका पार्किंग के अंदर ही गाड़ी को अपनी वॉश करना चाहते हैं, तो जो पानी वहां पे इकट्ठा हो रहा है उस पानी को हम कहाँ लेके जाएंगे, तो उसके लिए आपका एक संप आपको कंस्ट्रक्ट करना है और उसके अंदर एक मोटर रखना है, ताकि वो मोटर जो है आपका पंप आउट कर सके आपके बेसमेंट्स के जो भी वहां पे वेस्टेज वाटर है उसको वहां से जो है आपका पंप कर सके। इसके बाद लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जब भी आप अपने घर में बेसमेंट बनाएं तो किसी कंसल्टेंट से जरूर कंसल्ट करें। अगर आप ड्राइंग्स बनवाते हैं किसी आर्किटेक्ट से या फिर किसी सिविल इंजीनियर से, सो ड्राइंग बना के ही आप जो है अपने बेसमेंट का कंस्ट्रक्शन करवाएं, क्योंकि उसकी जो लाइफ की गारंटी होती है वो ज्यादा होती है। क्योंकि जो कंसल्टेंट होता है वो उस चीज का एक्सपर्ट है, वो उसका वही काम है, वो आपको आपके घर के डिजाइन के हिसाब से जो भी लोड फैक्टर उस पे आ रहा है, जो भी आप जिस पर्पज के लिए उसको आप यूज कर रहे हो उस पर्पज के अकॉर्डिंग वो आपको डिजाइन करके देगा। खुद से अगर आप समझदारी दिखाओगे तो एक ना एक दिन आपको जो है नुकसान होगा। और हम लोगों ने ऐसे भी कंडीशन देखे हैं कि अल्टीमेटली जो है लोगों को अपना बेसमेंट जो है कुछ टाइम के बाद में जो है बंद करना पड़ गया। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ ना आए, तो इसलिए पहले से किसी कंसल्टेंट को हायर करें और उसके बाद ही जाके जो है अपने घर पे बेसमेंट का जो है आपका कंस्ट्रक्शन करवाएं। इससे रिलेटेड कोई भी सहायता, कोई भी आपको गाइडेंस या कोई हेल्प चाहिए तो नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उन नंबर्स पे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। या फिर आप अपनी ड्राइंग्स बनाना चाहते हैं घर से रिलेटेड तो वो भी आप कर सकते हैं, काफी अफोर्डेबल प्राइस पे ऑल ओवर इंडिया हमारी सर्विसेज है। हमारी मोबाइल एप्लीकेशन भी है जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां पे भी काफी फ्री इंफॉर्मेशन हम लोग जो है आपका रेगुलर अपलोड करते रहते हैं। ठीक है, और लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे हम रेगुलर आपके लिए जो है फ्री इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके आते रहते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।